तो बात करते हैं सेल की खोज। सबसे पहले सेल की खोज की किसने थी? सेल की खोज सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप पर क्या किया? माइक्रोस्कोप लिया और इस पे इन्होंने एक कॉक, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा बोल सकते हैं, कॉक को लिया और उस पर रखा तो उन्होंने पाया कि उस पर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा उनको देखने को मिला। छोटे छोटे कोष्ठक जैसे मधुमक्खी के छत्ते इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं ऐसे, तो उसी तरह को उनको देखने को मिला, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा इन्होंने? इसे इसे किसे क्या कहा? कोशिका की खोज कहाँ हुई? किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किस पर की? कॉक के छोटे छोटे टुकड़े पर की। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से, जिसपे उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति, छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई पड़े, ठीक है। और इसका उल्लेख उन्होंने किस में किया? ये भी क्वेश्चन पूछता है। रॉबर्ट हुक की पुस्तक कौन थी? माइक्रोग्राफिया, ठीक है, बुक का नाम था इनके माइक्रोग्राफिया। इसमें इस अध्ययन को इन्होंने प्रकाशित किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि जो कब हुई थी सेल की खोज, कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ओके। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किस चीज पर की थी? कॉक के टुकड़े पर की थी। कॉक का एक टुकड़ा लिया, लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, उसको रखा, उस पर उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखे, ठीक है। तो ये सारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रकाशन हुआ, यानी कि रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये सारे आपके बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी ये पूछा जाता है। 1938 से 39 ईस्वी में जो वैज्ञानिक थे ठीक है, स्लाइडेन, ठीक है, MJ स्लाइडेन, तथा कौन थे? थिएडर स्वान, यानी ये नाम भी याद रखिएगा, स्वान और स्लाइडेन। कौन? स्वान और स्लाइडेन ने कौन क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने कहा कि सेल के बारे में बताया कि सेल क्या क्या होता है, और इसकी कमी को भी कुछ लोग, इनमें भी कुछ कमियां आई थी इनकी सेल थ्योरी में, तो उसको किसने दूर किया? रैमाक, नैजेली, पुरकिंजे, वॉन नोहल्स, ये सारे थे। तो आपको कौन से नाम याद रखने हैं? स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सभी प्राणी को जो शरीर है किससे बना है? कोशिकाओं के समूह से बना है। ढेर सारे कोशिका मिलके क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं किसी प्राणी का, ठीक है। मैंने बताया था ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किसको कहते हैं? टिश्यू को कहते हैं, यानी कि ऊतक को कहते हैं। यह जैविक क्रियाओं या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। जो सेल होते हैं, नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनता है। ये क्या कहा? जो नए सेल है वो पिछले सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मदर सेल, डॉटर सेल कॉन्सेप्ट आता है, ये सब हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। लेकिन इतना भी यहाँ याद रखिए कि जो नवीन कोशिकाएं यानी कि न्यू सेल है वो पहले वाली सेल से बनती हैं, ठीक है। किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उसी घटक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण ही होती हैं। कोई भी क्रियाएं हो रही है, जैविक क्रियाएं, तो वो कोशिका के कारण ही होती हैं। तो यार ये सभी जो क्या थी? सेल थ्योरी थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल की खोज किसने की, उसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। किस पर की थी? कॉक के टुकड़े को माइक्रोस्कोप पे देखा था इन्होंने, वहाँ पर उन्हें क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया, ठीक है। तो सेल की खोज उन्होंने की, ओके। उनकी बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया था। तो सारे नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इतनी तो हो गई। अब बात करते हैं सेल के प्रकार की। सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब आप जान लीजिए पहले कि जो दो प्रकार की सेल होती है। प्रो मतलब पहले, प्राचीन या प्राइमरी, इतना कुछ इसको बोल सकते हैं प्रो सेल, प्रोकैरियोटिक को, ठीक है। प्रो का मतलब हो गया पहले का, यानी कि प्राइमरी, ठीक है। और प्राइमरी भी बोल सकते हैं या आरंभ में जो बने थे, या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यानी कि किससे बना है? प्रो प्लस, ठीक है, कैरियोन से, ठीक है। प्रो का मतलब प्रारंभिक या फिर प्राइमरी या प्रिमिटिव। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यू का मतलब हो गया ट्रू, ठीक है, ट्रू यानी कि वास्तविक, और कैरियोन का मतलब तो न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो याद रखिए
ये जो पहले वाले सेल थे, ठीक है, जब प्रारंभिक, जब दुनिया बनी, जब सेल आए, उसमें बहुत सारी चीज़ें कमी थी, जैसे ठीक है इसमें सेल वॉल मोटे होते थे, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें केंद्रक नहीं होते थे प्रोकैरियोटिक में, और ये इसका प्री डेवलप, इसका जो डेवलप पार्ट आया ये हुआ यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में, और ग्रीन एल्गी में, ठीक, ग्रीन ब्लू एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक। और जो यूकैरियोटिक है, सभी जंतु पौधे में जितनी भी हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। और इसकी बात करते हैं, इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्र नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ये कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं, इसकी कोशिकाएं जो अभी पूर्णतः से विकसित नहीं है, और ये जो कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक की, ये पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें कोशिका विभाजन संभव नहीं होता है, इनका सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन संभव होता है, ठीक है। इसमें जो श्वसन है तंत्र झिल्ली से होती है, श्वसन तंत्र झिल्ली से होती है, इसमें किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, यानी कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, तो याद रखिएगा। और यहाँ लवक तथा न्यूक्लियोस, लवक भी होते हैं, योलस भी होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब नहीं होते हैं, ठीक है, या ओके। इसमें राइबोसोम जो है 70s होता है, ठीक है, गुणांक में होता है, और इसमें कितने होते हैं राइबोसोम? 80s गुणांक में होता है, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस था। तो इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। एक बार आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ये भाग देख रहे हैं, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस नहीं है, और यहाँ की बात देखिए ये रहा न्यूक्लियस आपका स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। सभी के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे कि इसको पाइल बोलते हैं, ठीक है, पाइल। और एक की बात करेंगे, सिर्फ एक की बात तो पाइलस बोलेंगे, ठीक है। इसमें राइबोसोम है, क्लोरोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल जो है ना, इस यूकैरियोटिक की अपेक्षा जो सेल वॉल की जो दीवार है वो मोटी होती है थोड़ा, ठीक है, और इसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड आपका नहीं है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर्ड है, ये आपका डिफरेंस हो गया आपके इसमें। देखिए यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, बट यहाँ इस वाले सेल में यानी प्रोकैरियोटिक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? कोशिका संरचना की, सेल स्ट्रक्चर की बात करें। कोई भी जीव या तो एक कोषीय होता है या तो बहुकोषीय होते हैं, यानी कि कोई भी यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। मतलब कोई भी कोशिका या तो एक प्रकार के जीव से कोशिका से बनी है या बहुसंख्य प्रकार की कोशिका से बनी है, ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब बताइए, एक कोशिका, जैसे हमारी बॉडी है, मनुष्य की बॉडी है, बहुत माने संख्यक में बनी है, ठीक है। जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा किससे बना है? एक कोशिका यहाँ पर सेल पाए जाएंगे। और जैसे पेड़ पौधे की बात करें, मनुष्य की बात करें, ठीक है, तो ये किसमें? इसमें बहुसंख्यक कोशिकाएं पाई जाएंगी। हमारे बॉडी में लाखों कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के मुख्य भाग क्या होते हैं, एक कोशिका में क्या क्या पाए जाएंगे। देखिए, एक होता है सेल वॉल, ठीक, दूसरा होता है कोशिका झिल्ली या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक में भी हम लोग 4 भाग पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस, और क्रोमेटिन यानी कि क्रोमेटिन को क्रोमेटिन ही कहेंगे, ठीक है। लवक पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः द्रवी जली या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और क्रोमोसोम, ठीक है, माइक्रोबॉडीज एंड सेंट्रोसोम, ये सारे। तो देख लेते हैं एक बार, ये है हमारा प्लांट, ठीक है, प्लांट सेल है, और ये है एनिमल सेल है। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो देख लीजिए, जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ओनली ऑन प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। एनिमल में आपको देखने को नहीं मिलेगा सेल वॉल, ठीक है। एक चीज़ और आपको इसमें नहीं मिलेगा, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ओनली आपको कहाँ मिलेगा? एनिमल में, सॉरी, प्लांट में मिलेगा, एनिमल में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, वो यहाँ पर इसमें आपको आ जाएगा सेंट्रियोसोल। सेंट्रियोसोल आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? एनिमल में मिलेगा, प्लांट में नहीं मिलेगा। बाकी सब तो आपके सेम रहेंगे, जैसे राइबोसोम दोनों में होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेंट्रल वोकल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये डिफरेंस है आपके एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होता है, ओनली ऑन किस में पाया जाता है?
प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और एक चीज़ इसमें अंतर होती है कि इसमें एनिमल सेल में ये जो सेंट्रोसेल है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देख लीजिए, ये आप एक बार फिगर में भी देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। अभी एक एक करके सबके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये है ना, इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है ये वाला स्मूथ, इसके ऊपर लगे हुए वो रफ है, और ये वाला जिसके ऊपर नहीं लगे वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट जिससे पौधों में कलर वगैरह आती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये बात करते हैं सबसे जो बाहरी परत है ना, सेल का सबसे बाहरी परत, ठीक है, जो बाहर से प्रोटेक्ट करता है उसको कहते हैं सेल वॉल, जो कि सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, सेलुलोज का। कई बार पूछे जाते हैं सेल वॉल किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा सेल वॉल। फिर बताएं उसकी जस्ट नीचे, सेल वॉल के जस्ट नीचे जो परत होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीओवोकल्स। और ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर यहाँ भी देख लेते हैं, इस एनिमल सेल में सेम वही है, बस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक सेंट्रियोसोल मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा लेकिन सेल मेम्ब्रेन मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जो मैंने अभी बताया सबसे पहला परत जो होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट वाले में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, वो होता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये जो है निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है, ये निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है, कौन सी, सेल वॉल, ठीक है, ओके। और ये जो है सेलुलोज का बना होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, सेलुलोज का बना होता है। यह किसमें नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये किस टाइप का है, सेल वॉल प्रोक्रियोटिक सेल में सेल वॉल मोटी होती है। देखिए मैंने आपको प्रोक्रियोटिक यूकैरियोटिक अभी पहले पढ़ाया था कि जो प्रोक्रियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है बट मोटी होती है यूकैरियोटिक की अपेक्षा, ठीक है। कोशिका भित्ति की खोज भी अगर बात की जाए यानी कि सेल वॉल की बात की जाए तो ये किसने की थी, रॉबर्ट हुक ही, ठीक है। रॉबर्ट हुक का ही नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की, प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी होती है क्या, सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी थी, सेलुलोज की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। विसरण या जल का परासन यानी कि ऑस्मोसिस क्रिया जो है, क्रिया वगैरह का नियंत्रण कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किशमिश ले, किशमिश को पानी में डालें, ठीक है, कुछ देर बाद फिर उसको देखेंगे कि वो किशमिश बड़ा हो जाता है ना फूल के, तो वो कैसे होता है, ये ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा। ऑस्मोसिस होता है क्या, जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको मिनरल्स को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने का ये कार्य करता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो विसरण, जिसको विसरण या परासरण कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, कि क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, सेल वॉल ही नियंत्रित करता है इसको, ठीक है। एटीपी बनाने में, इलेक्ट्रॉन का आवागमन करने में ये सहायता भी करता है क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यही इसको परमिएबल परमिट देगा कि आप बाहर जाओ अंदर आओ, ये क्या है, ऑस्मोसिस क्रिया। फिर एटीपी बनना, एटीपी यहाँ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, इस सब का आवागमन में कौन हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। तो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, पता है किस नाम से, एक नाम याद रखिएगा, ऊर्जा का दलाल, ठीक है। ऊर्जा का दलाल भी देखने को मिल जाएगा, ऊर्जा मुद्रा मिल जाएगा, आदि नाम आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है आपका, दो चीज़ हो गए। अब बात करते हैं हम लोग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। ये क्या है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, हेक्सले ने, ठीक है, बताया कि जीव द्रव्य जो है क्या है, जीवन की भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, जीव द्रव्य है। किसने बताया था, हेक्सले ने बताया। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया था कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, ये किसने बताया था, हेक्सले ने बताया था, ठीक है। और अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था 1949 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि इसका नामकरण किसने किया था प्रोटोप्लाज्म का, तो पुरकिंजे ने किया था। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव्य का आवश्यक भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है जीव द्रव्य में पाया जाएगा, और जीव द्रव्य का जो है
सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है जीव द्रव्य में, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जल होते हैं। अगर जो पौधे हैं जल में रहने वाले पौधे, उनकी बात की जाए उसमें 95% जल मिलेंगे आपको, और बीज और स्पोर में 10 से 15% तक आपको जल मिलेंगे। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है? वाटर, यानी कि जल है। ठीक है, याद रखिएगा जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक तो होगा कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा होगा केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों के बारे में याद रखिएगा। ये केंद्र के जो है कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म जो है, जो केंद्रक न्यूक्लियस है ना सेल में, उसके बाहर कोशिका में बंद होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की बात करूँ केंद्रक के अंदर होते हैं। अगर मैं आपको पिक्चर की बात करूँ, ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, ये है ना, इसके बाहर वाला ये चीज़ क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर जो द्रव्य है ना उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया जीव द्रव्य हो गया आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की। ये हमारा केंद्रक का भाग है। ठीक है, और केंद्रक ये रहा, इसकी ये जो धागे नुमा जो होते हैं ना ये सारे स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये जो ढका हुआ है, जो इसको अलग करता है, एक बाउंडेशन में बांधता है, और ये जो है इसको न्यूक्लियस पोर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म पूछता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र ये सब कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाए जाएंगे आपके डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम। ठीक है, ये सभी आपके केंद्रक में पाए जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया केंद्रक 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होता है, और क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन कौन सा है? ये सारे धागे नुमा जो है, क्रोमेटिन को गुणसूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में जीन कंटेन करता है। ठीक है, तो क्रोमेटिन क्या होता है? ये होता है गुणसूत्र जो धागे नुमा होते हैं। केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका जो है ये हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, जो बीच में होता है ये भी बंधा, ये जो है प्रोटेक्ट होता है, और इसकी खोज भी पूछता किसने की थी? फॉन्टेना ने की थी। ठीक है, फॉन्टेना ने। केंद्रक द्रव्य अभी मैंने बताया, इसके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरे थे वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और केंद्रक कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहलाएंगे? जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी सबसे अलग करके एक गोल बना देते हैं ना, इस स्ट्रक्चर बनाए हैं। जैसे कि अब मेन पिक्चर में देख लीजिए पूरे सेल की। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये है सेल। ठीक है, और ये है केंद्रक। ये जो पार्ट इसको अलग कर रहा है बाकी सबसे, यहाँ पर बाउंडेशन यानी बाउंड्री बनाया, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है, जितना भी केंद्रक से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड की। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? ओनली सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल अंडाकार रचना होती है। ठीक है, देख सकते हैं कैसी है। अब इसमें भी आपको 3 टाइप मिलेंगे। इसमें पादपों के लिए मुख्य रसायन का निर्माण भी होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो गाइस देखिए हिंदी में भी इसको क्रोमोप्लास्ट ही लिखेंगे, या फिर कहे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एंड इसकी बात करो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको हरित कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, और ये ल्यूकोप्लास्ट। देखिए जो पौधों में ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन रंग आता है, जो खाना बनाए जाते हैं, जिसमें पौधे किसे खाना बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, और ये क्लोरोफिल के द्वारा ही जो पौधे हैं भोजन बनाते हैं, उनका रंग हरा होता है। ठीक है, तो ये जो है जो ग्रीन होता है क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो ये जो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? रसोई घर भी बोलते हैं। किसका? पौधों का रसोई घर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और ये जो हरा रंग किसके कारण आता है? मैग्नीशियम के कारण आता है, Mg के कारण। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में याद रखिए, जो भी पौधों में फूल के कलर होते हैं, अलग अलग तरह के कलर होंगे। पौधे फल के जो कलर होते हैं, जैसे अगर बात करें पीला कलर जो आता है किसके कारण आता है? अगर मैं पीला की बात करूं तो कई सारे, एक तो होता है हल्दी भी पीला होता है, टमाटर भी पीला होता है। जो टमाटर पीला होगा ना उसमें किसकी उपस्थिति होगी? बीटा कैरोटीन की। किसकी? बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण टमाटर पीला होगा। ठीक है, अगर अब मैं हल्दी की बात करूँ तो ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। क्या?
ज़ेंथोफिल, ये सभी किस में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। ज़ेंथोफिल के कारण जो है पीला हल्दी होता है। गाजर जो होता है, गाजर किसके कारण होता है, ये अल्फा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं चुकंदर भी तो रेड कलर का होता है, उसमें क्या उपस्थिति होती है, बीटानीन, क्या, बीटानीन, इंपॉर्टेंट है, बीटानीन याद रखिएगा। अगर मैं टमाटर की बात करूँ, टमाटर आपको हरा भी देखने को मिलेगा, पीला भी मिलेगा, लाल भी मिलेगा। तो हरा तो आपको किसके कारण मिलेगा, मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। पीला बीटा कैरोटीन अभी मैंने बताया, और लाल जो है लाइकोपीन के कारण होगा, क्या, लाइकोपीन के कारण। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर अब मैं सेब की बात करूँ, सेब भी तो रेड कलर का होता है, उस किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन, क्या, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। तो ये भी याद रखिएगा। पपीता कैरोटीन के कारण पीला होता है, या फिर ज़ेंथोफिल भी पाया जाता है उसमें। तो ये सभी किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के। तो क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है, ये रंगहीनता के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये कहाँ किस में होंगे, जैसे कि पौधों के जड़ होते हैं ना, जड़ के कोई कलर नहीं होता है, रंगहीनता है, तो ये भूमिगत के नीचे है, या फिर भूमिगत कोई जो हो रहा है, जैसे आलू वगैरह हो गए तो कोई कलर नहीं होती, क्या है, ये सब किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट के, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तीनों याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएंगी, प्लांट सेल में पाई जाएंगी। अब बात करते हैं हम गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी। ये देख सकते हैं आप गोल्जी बॉडी, मैंने आपको गोल्जी बॉडी पूरा पिक्चर में दिखा दिया था, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये है, देखिए गोल्जी बॉडी, कहाँ गया, गोल्जी बॉडी, ये देख रहे नलिका नुमा, यानी कि नाल, जैसे कि एक नलिका नुमा संरचना है ना, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी क्या है, क्या कार्य करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आते हैं गोल्जी बॉडी पर। ओके, देखिए, ओके, गोल्जी बॉडी क्या, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, गोल्जी। इनका वैज्ञानिक का नाम ही था गोल्जी, और इन्होंने अपने नाम पर इसका नामकरण किया गोल्जी, ठीक है। और इसको, अगर ये गोल्जी जो है, गोल्जी बॉडी अगर पौधों में पाए जाएंगे तो क्या कहा जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डिक्टोसोम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डिक्टोसोम याद रखिएगा, क्या कहा जाएगा इसको, डिक्टोसोम। अगर ये पौधों में पाए जाएंगे तो डिक्टोसोम भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी को ही डिक्टोसोम कहते हैं। यह वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, वसा एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति और सेल प्लांट का निर्माण करना, कोशिका भित्ति, ठीक है, और सेल प्लेट का निर्माण करना होता है गोल्जी बॉडी का कार्य, ठीक है। एक चीज़ और है, ये जो है क्या करता है, थैलीनुमा आकार का, देख रहे हैं ना किस तरह का है, और इसका जो प्रोटीन और अन्य पदार्थ का जो है पैकिंग करता है, ठीक है। यहाँ पर इसको पैक करता है, फिर पैक करके ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, एक नाम और जानते हैं इसको, यातायात का माध्यम, यातायात का माध्यम किसको कहते हैं, गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी को ही ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी बोलते हैं। तो याद रखिए, गोल्जी की खोज किसने की थी, किसने की थी, गोल्जी ने ही की थी। और किस में की थी, गोल्जी की प्रथम बात बिल्ली में की गई थी, ये भी याद रखिएगा, बिल्ली में इसकी खोज की गई थी गोल्जी बॉडी की। ओके, तो इसको क्या क्या कहते हैं, यातायात का माध्यम, यानी कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं। ये जो है प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पैकिंग करता है, पैकिंग करके उसको फिर यातायात के लिए मैनेज करता है। देख रहे हैं, इसको ल्यूमेन, यानी कि ये खुला वाला पार्ट ल्यूमेन कहलाएगा, और ये जो पार्ट जो है क्या कहेगा, सिस्टोन कहलाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गोल्जी बॉडी के बारे में। फिर बात करते हैं अंतःद्रवी जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में ये देखिए, जो मैंने अभी आपको, अगर मैं पिक्चर देखूँ, ओके, एक सेल का पिक्चर ले लेती हूँ, कहाँ है, देखिए ये है जो सेल, गोल्जी बॉडी दिख रहा है ना आपको, ओके। और ये रहा, ये जो रेक्टिकुलम स्मूथ, ये जो है, ये रहा, ये जो इसके ऊपर जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, यानी कि अंतः क्या, ओके, रेक्टिकुलम एंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी किसने की थी, 1945 में की थी पोर्टर ने, ठीक है। यह कोशिका भित्ति और केंद्रक में भरे जो कोशिका द्रव्य है, जलनुमा ढंग से फैला हुआ होता है। इसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम, शर्करा व जल का परिवहन होता है। यही इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा इन सब चीज़ का परिवहन होता है। तो इस कहाँ पाए जाते हैं, ये कोशिका भित्ति और केंद्रक
में भरे जल जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, उसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली गोलाकार सूत्राकार रचना होती है। आप देख सकते हैं सूत्राकार रचना टाइप की दिख रही है आपको, ठीक है। यह श्वसनीय एंजाइम, ठीक है, इसमें बहुत श्वसनीय एंजाइम रहते हैं। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। इसलिए इसे ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण होता है किसमें? वो माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको फिगर में देख सकते हैं। ये जो डबल हेलिक्स जो संरचना है, क्या है कहलाएगी? ये डीएनए कहलाएगी। ये चीज़ें जो है, जो ये क्या है? ये राइबोसोम है, ठीक है। और ये क्या है? जो अभी मैंने आप बताया था सिस्टोन, ये जो ये है सिस्टोन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया आपका, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसकी खोज किसने की थी? पहले ये भी कई बार पूछा जाता है। इसकी खोज जो है कोलिकर ने की थी। किसने की थी? कोलिकर ने की थी। खोज की थी कोलिकर ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नामकरण किसने किया था? बेंडा ने, ठीक है। किसने किया था? बेंडा, दोनों याद रखिएगा। बेंडा ने नामकरण किया था, खोज की थी कोलिकर ने। और इसको ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऑक्सीशोषण से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर एडोनिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एडोनिन ट्राईफॉस्फेट। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एडोनिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए ऊर्जा घर कहते हैं इसको। इसे ऊर्जा का बिजली घर अथवा कोशिका का ऊर्जा घर, अभी मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोनिन ट्राईफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन यानी एटीपी के फॉर्म में होता है। इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। और इसकी जो नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो है ना, ये हमारे कोशिका का सबसे बड़ा लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अंग है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा। पहला क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। इसकी खोज पहले पूछता है कि इसकी खोज, लाइसोसोम की खोज की किसने थी? तो इसकी खोज की थी डी डुबे ने 1949 में। किसने की थी? तो सन याद रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन वैज्ञानिक का नाम याद रखिए। खोज किसने की थी ये जरूर से याद रखिएगा। डी डुबे ने की थी, डी डुबे ने इसकी खोज की थी। ये किस तरह? ये एक गोलाकार आकार वाली परत, एक परत वाली झिल्ली होती है। इसमें एक परत की झिल्ली होती है, से घिरी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंतः कोशिका का पाचन होता है। जितनी भी अंतः कोशिकाएं हैं उसका पाचन करना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पाचन थैली भी बोलेंगे, डाइजेस्टिव थैली भी बोलेंगे इसको। एक नाम तो इसका हो गया पाचन थैली, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसको पाचन थैली या फिर कोशिका का स्टमक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका का क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायक करता है। और इसे आत्महत्या थैली, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। 3 चीज़ नाम याद रखिए, पाचन की थैली, आत्महत्या की थैली और कोशिका का स्टमक, ठीक है। अच्छा, इसमें आत्महत्या की थैली कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ जो जितनी भी कोशिकाएं हैं ना आती हैं, अगर वो कमज़ोर हो गई हैं तो यहाँ पर वो उसको नष्ट कर देती हैं, ठीक है, वो नष्ट हो जाती है इसमें आके, इसलिए इसको आत्महत्या थैली कही जाती है, लाइसोसोम को, ठीक है। अब इसको ट्रिक ये भी याद रखिएगा, लाइसो एल आ रहा है ना, एल का मतलब लूज, ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं राइबोसोम और लाइसोसोम में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, ठीक है, कि लाइसोसोम को बोलते हैं कि ये आत्महत्या थैली है कि राइबोसोम है। तो लाइसोसोम से एल याद रखिए, एल का मतलब लूज हो गया, और लूज का मतलब यहाँ पर लूज हो रहा है कुछ, यानी कि हमको लूज हो रहा है तो आत्महत्या कर ले रहा है कोशिका, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, लूज, लूज से आत्महत्या थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को, ठीक है। अब बात करते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम मैंने फिगर दिखाया था आपको कोशिका में। इसकी खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी, जी.ई. पैलाडे ने की थी सन 1955 में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी, ठीक है। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए का अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम है किसकी बनी हुई है? आरएनए और अम्ल और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। क्या? राइबोसोम बनी होती है आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है। यहाँ पर प्रोटीन बनता है किसमें? राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में क्या बन रहा है? प्रोटीन। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब देखिए, आर से क्या होता है? राइज,
राइज मीन्स उगना, बनना, यानी कि यहाँ बन रहा है। एल से होता है लूज, यानी कि खो रहा है, इसलिए वो आत्महत्या थैली बोला जा रहा है उसको। और राइबोसोम यानी आर है, राइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। इस चीज़ के बारे में एक और चीज़ याद रखिए, इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल नाम भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल मतलब अंग के अंदर अंग, इसका भी नाम होता है राइबोसोम का। इसके अलावा इसको तो प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, और इसे इंजन भी कहते हैं, कोशिका का इंजन। ये सारे नाम याद रखिएगा। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेन, कोशिका का इंजन, इसी को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक है, और आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये जो है कोशिका की सबसे छोटा अंग है। कौन सा है? राइबोसोम सबसे छोटा अंग होता है कोशिका के पार्ट का। सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? यहाँ पर राइज हो रहा है, इसलिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसको। ऑर्गेनल विद ऑर्गन्स बोलते हैं, ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है। इंजन बोलते हैं इसको कोशिका का। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ना, दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक में भी पाए जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है ये कभी कभी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लिया मैंने, आपको दिखाए थे सारे, ठीक है। अब आ जाइए माइक्रो बॉडीज़, ठीक है। माइक्रो बॉडीज़, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होती है। यह एक स्तरीय होता है और इसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परऑक्सीसोम और ग्लाइकोऑक्सीसोम, ठीक है। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? रफ प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इसी में आपको कहाँ मिलेगा? यहीं पर उत्पत्ति होती है किसकी? एंड माइक्रो बॉडी में ही उत्पत्ति होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसके प्रकार कभी कभी पूछ लेते हैं, ये किसका टाइप है, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम का पहले तो पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की थी। तो सेंट्रोसोम को ही तारकाय बोलते हैं, ठीक है, तारकाय बोलते हैं। इसकी खोज 1888 में किसने की थी? टी बोवेरी ने की थी, ठीक है, टी बोवेरी ने की थी। प्रत्येक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना होता है। 2 सेंट्रियोल से बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोसोम भी बोलते हैं। तो सेंट्रियोसोम का एक नाम तारकाय तो हिंदी में हो गया, और डिप्लोसोम भी बोलते हैं क्योंकि ये 2 सेंट्रोसोल से बना होता है, ठीक है। केंद्रक के पास पाया जाता है ये सेंट्रोसोम। कहाँ पाया जाता है? जो केंद्रक है उसके आसपास पाया जाएगा ये, और कोशिका विभाजन से संबंध होता है इसका। इसके बारे में बस इतना ही आप जानकारी रखिए कि किसने खोज की थी, और डिप्लोसोम किसको बोला जाता है, और पाया कहाँ जाता है ये, ठीक है। अब क्रोमोसोम और गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र ही बोलते हैं इसको। इसका पहले खोज किसने किया था गुणसूत्र का? इसका नाम कौन दिया था, ठीक है। गुणसूत्र का सबसे पहले नामकरण किया था वोल्टेयर ने 1888 में, ठीक है। और बेरी और स्टोल्टन ने जो है प्रमाणित किया कि यह जीन क्रोमोसोम का भाग है। ये जो है जीन जो है क्रोमोसोम का भाग होता है। किसने बताया? बेरी एंड स्टेल्टन ने, ठीक है। इसको सतन भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन स्टेल्टन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी अनुवांशिकी वाहक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इसके द्वारा ही जीन एक से दूसरे में जाता है। हेरिडिटी ऑफ व्हीकल्स भी बोलेंगे, इसलिए वाहक बोलते हैं, अनुवांशिकी वाहक क्रोमोसोम को, ठीक है। अब ये चीज़ लास्ट टॉपिक रह गया इसका, रिक्तिका यानी कि वोकल्स, ठीक है। रिक्तिका यानी कि वोकल्स, जिसे रसधानियाँ रिक्तिकाएँ बोला जाता है। केंद्रिका कोशिका द्रव में द्रव भरे हुए स्थान है, जिसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली के समान झिल्ली होती है। ये वोकल्स होते हैं। इसमें भरे तरल पदार्थ कोशिका रस, जिसमें जो भरे हैं वोकल्स में, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका रस या सेल सैप बोलते हैं। इसमें जो भरे हुए हैं उसमें जो सल्फेट, ठीक है, क्लोराइड, शर्करा, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, इसमें जो भरे हुए पदार्थ, उसमें ये सारी चीज़ें घुली रहती हैं। इसलिए इसका क्या नाम है? एक कोशिका का भंडार यानी स्टोर हाउस भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे थे आपके कोशिका के भाग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं सेल डिवीज़न का पार्ट ले आऊँगी, ठीक है। तो जितने भी सारे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब इसको कंप्लीट कर लूँगी तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी एक पार्ट आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबके बारे में मैंने बताया। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। ये जो है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और ये सेंट्रल वोकल्स है, इसमें सारे जो द्रव्य पाए जाते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? एटीपी का यहाँ पर उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर बोलते हैं। किसका?
ठीक है। अगर बात करते हैं फिर उसका राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम राइज यानी कि यहाँ फैक्ट्री यानी प्रोटीन, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन की फैक्ट्री है ये। और ऑर्गेनल विद ऑर्गेनल भी बोलते हैं, ठीक है, विद इन ऑर्गेनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट है, पौधों में कलर वगैरह सब आते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट याद रखिएगा। न्यूक्लियस में भी 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सब आपको डिफरेंस इसमें क्या मिलेगा, एक सेंट्रोसोल मिलेगा आपको प्लांट से एनिमल सेल में, लेकिन सेंट्रोसोल आपको प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।